अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? अच्छा, आप तो ये लेक्चर 2 दिन बाद ही पहुंचेगा। बहरहाल आज यहाँ 12 तारीख है और रिजल्ट आया आज। तो उम्मीद है कि आप, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी सारे रिजल्ट पास हुए हैं, अच्छा रिजल्ट आया है और आप लोगों के पेपर पास हुए होंगे। एक तो छोटी छोटी नसीहतें सुन लें। अगर तो आपके पेपर जो पहले आपने दिए थे वो रह गए हैं और आपके 4-5 पेपर बाकी हैं, तो जज्बाती फैसला नहीं करना कि आगे कौन से पेपर पढ़ने हैं। कुछ बच्चे होते हैं, उनके लेट्स से 5 पेपर रहते हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो 5 में इकट्ठे रखें, 5 में इकट्ठे रख लेंगे। गर्मियों का महीना है, वैसे भी लाइव क्लासेस आपको नहीं मिल रही हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं अवेलेबल हैं, लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, अभी तक 15 जुलाई का है, पता नहीं आगे क्या होता है। 5 पेपर उसमें किस तरह मैनेज करेंगे, जज्बाती फैसला मत करिएगा। डुएबल है, अगर किसी के 5 रहते हैं डुएबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन सोच समझ के और किसी सियाने से मशवरा करके कीजिएगा। और वो सियाना नहीं होता जो पेपर दिया जा रहा है फेल हो जा रहा है, उसको सियाना नहीं कहते। सियाने में आपके टीचर शामिल हैं, वालिदैन भी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वालिदैन इस फील्ड के नहीं है। तो वैसे तो वालिदैन की बात में बरकत है, लेकिन अगर किसी फील्ड का वालिदैन को एक्सपीरियंस ना हो तो फिर जरूरी नहीं है, मतलब ये दीन की तरफ से ये नहीं कि वालिदैन को लाजमी हुक्म मानना है। अगर वो दुनिया के किसी मामले में उतनी ज्यादा उनकी फील्ड नहीं है, अगर वो उस पर बेहतर एडवाइस नहीं कर सकेंगे तो पेरेंट्स से जरूरी नहीं कि पेरेंट्स की एडवाइस को फाइनल समझें। फरमाबरदारी एक अलग चीज है, उनको ओबे करना, इज्जत करना, मोहब्बत करना एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स फील्ड के नहीं है तो सिर्फ पेरेंट्स से मशवरा करने की बजाय बेहतर तो है कि अपने टीचर से मशवरा करें, या अपने को ऐसे दोस्त सीनियर जो पेपर पास कर चुके हैं, वो जो पेपर दिए जा रहे हैं और फेल हुए जा रहे हैं, उनसे नहीं मशवरे करें। अगर उनसे मशवरे करते भी हैं तो सिर्फ इस लिहाज से कि उनको क्या रीजन लग रहे हैं फेलियर की, क्योंकि वो भी अच्छे मशवरे दे सकते हैं। बहरहाल जो भी फैसला करिएगा आप मशवरे के साथ सोच समझ के करिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से अगर बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉस्ट सर्टिफिकेट आया, अल्लाह का शुक्र है, और मैं बड़ा हरीस हूँ डिस्टिंक्शन के मामले में। तो मुझे अभी से ही फिर से तलब बन गई है कि जो कैमरा पार नौजवान बैठे हैं इनमें से कोई अगली अटेम्प्ट में भी सर्टिफिकेट लेगा, तो मुझे इसका अभी से इंतजार शुरू हो गया है। बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में। तो मेरे लिए भी मोटिवेशन वाली बात है, टीचर की भी खुशी होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है अगर मेरे किसी स्टूडेंट सर्टिफिकेट आता है तो टीचर की भी कामयाबी है। तो मुझे खुशी है, इस वजह से मेरा एनर्जी लेवल भी ज़्यादा है, मैं खून बढ़ गया मेरा। तो इसी तरह से मुझे आप लोगों में से भी उम्मीद हो गई है कि आप जो लोग मुझसे कॉस्ट पढ़ रहे हैं दफ़ा, अगली दफ़ा मुझे सर्टिफिकेट लेके देंगे। अभी जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा कंसर्न है स्टूडेंट्स को, जो मुझसे बात पूछ भी रहे हैं कि क्या कोर्स कवर हो जाएगा। भाई देखिए, कोर्स कवर करना मेरा काम है। हाँ, ये जरूर एक बड़ी हर्डल है कि आप लोग मेरे सामने बैठे नहीं हैं, बैठे तो चले हैं, लेटे भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा, आपका इमीडिएट फीडबैक मुझ तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करूं, और कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करने के बाद प्रैक्टिस करा के खास तौर पे एग्जाम्स के लिए तैयार करूं, आपको नोट्स लिखवा के। मेरी जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए आया था आज से कोई 5 साल पहले, जब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ानी शुरू की थी, तो मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने का जो मिशन था, आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं इस चीज को फील करता था कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाला बच्चा है वो समझ तो जाता ही होगा चीजें, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में जाके किस सवाल को कैसे करना है इसके लिए वो परेशान रहता था। तो मैंने जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ानी शुरू की थी तो मेरा तभी से इरादा था कि मैं ऐसे लेक्चर नोट्स तैयार कर दूं कि बच्चे उन लेक्चर नोट्स को पढ़ के मैक्सिमम तैयार हो जाए एग्जाम्स के लिए। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जो मैं लेक्चर नोट्स आपको बनाऊंगा, अभी भी इंशाल्लाह बनाऊंगा, वो बहुत कंप्रिहेंसिव हो। अगर कोई बुक पढ़ता है बहुत अच्छी बात है, बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने बेटा को जो पढ़ाना है ना वो सिर्फ आईकेप की बुक नहीं है, और बुक्स देख के उनका निचोड़ निकाल के फिर जो आईकेप के जितने क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन को देख के, जो प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है, कुछ थोड़ा बहुत एसीसी का भी, इन सबको देख के अपने एक्सपीरियंस से, अपनी अकल से जोड़ तोड़ करके नोट्स बनाए हुए हैं। यानी जो मैं आपको लेक्चर नोट्स लिखवा रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल उसी तरह से किताबों में लिखा मिलेगा, किताबों में जो होगा उससे कम होगा, मैं ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको एग्जाम क्वेश्चन सारे कवर करने हैं इसमें। तो इसलिए लेक्चर नोट्स में मेरा फोकस बहुत ज्यादा होता है। मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे लेक्चर नोट्स, जो मैं एज अ स्टूडेंट, मैं जब स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट था, मैं सीए किया है, तो मैं जब स्टूडेंट था तो मेरा अपना भी फोकस होता था कि लेक्चर नोट्स अच्छे तैयार होने चाहिए। मैं बड़े अच्छे साफ सुथरे लेक्चर नोट्स बनाता था, उसमें हेडिंग्स वगैरह देके, दरस वगैरह शाखें बहुत बनाता था। मेरे दोस्त मेरे लेक्चर नोट्स भी लिया करते थे, मेरे दोस्तों को मेरे दर्स बड़े पसंद थे, जब मैं लेक्चर नोट्स में दर्स बनाता था। तो मैं खुद भी जब स्टूडेंट था तो मैं अपने नोट्स अच्छे प्रिपेयर करता था, क्योंकि मैं ये फील करता था कि जब आपके नोट्स अच्छे तैयार होंगे तो जब एग्जाम की तैयारी करने बैठेंगे, क्योंकि अगर क्लासेस में आपने अच्छा पढ़ा हो, सवाल अच्छी तरह सॉल्व किए हो, कॉन्सेप्ट भी समझे हो, लेकिन अगर चीजें कहीं लिखी ना हो ना, तो वो जो क्लास में बैठे आप फॉर्म में होते हैं, एग्जाम तक जाते जाते फॉर्म आउट हो गई होती है, भूल गए होते हैं चीजें। तो उसको अगर अच्छे तरीके से लिख लिया हो चीजों को, तो जब आप एग्जाम में जाकर तैयारी करते हैं, सारे सारे अपने नोट्स तैयार करते हैं, तो सारी फॉर्म वापस आ जाती है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरे कॉस्ट के स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो एफएट में भी ऐसा ही है, एफएट में भी ऐसा ही है, लेकिन अभी क्योंकि कॉस्ट की क्लास में खड़ा हूं उनके सामने, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो आपके लेक्चर नोट्स हो वो इतने कंप्रिहेंसिव हो कि आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी जब सारा कोर्स रिवाइज करने बैठे तो आपको मैक्सिमम चीजें मैंने लिखवा दी हूं, और बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत स्ट्रक्चर्ड। जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया हुआ है कि आप जो नोट्स हैं बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ा रहे होते हैं, बहुत तरीके से सिस्टमैटिकली चल रहे होते हैं। तो मैं कोशिश बेटा इसी चीज की करता हूं, इज्जत अल्लाह ताला देने वाला है, कामयाबी भी मिल जाती है। मैं मेहनत अपनी तरफ से फिर दोबारा पूरी करूंगा, और आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस मौके को यूटिलाइज करिए। अभी इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर
लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई बहुत अफेक्टेड है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से भी आप पॉजिटिव चीजें देख सकते हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि आपको जो बाहर आने में, कॉलेज आने जाने में टाइम लगता था, वो टाइम बच रहा है, आपकी एनर्जी बच रही है, ये पॉजिटिव है। अगर आप लोगों को फिजिकल क्लासेस के अंदर बैठ के टीचर से पूछने का मौका नहीं मिल रहा, ठीक है, नेगेटिव है, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको लेक्चर पूरी तरह तफसील से समझा के आपको वीडियो पहुंच रही है। फिर आपका आने जाने का टाइम निकल रहा है, फिर वो जो दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारते थे, घूमने फिरने निकल जाते थे, जो जिंदगी टाइम जाया करते थे, वो बच गया। तो पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप इसमें पढ़ना चाहेंगे तो पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा है, अगर करना चाहें तो। अभी भी हमारी क्लासेस तकरीबन 3 महीने चलेंगी, अगस्त के कोशिश करूंगा मैं 10-12 तक छोड़ दूं आपको, ताकि आप आगे एग्जाम की तैयारी भी कर सकें। लेकिन इतना ही तो बनती है, इतनी तारीख तक तो जाना बनता है। तो तकरीबन 3 महीने हमारे पास है। हाँ, इसमें ईद भी है, आपने ईद को भी सेलिब्रेट करना है, फिर उसमें देखेंगे कॉलेज की तरफ से कितनी छुट्टियां होती हैं। लेकिन उसके बाद जो बड़ी ईद के दिन आएंगे, उनको भी देखना पड़ेगा, उसमें भी आपने गोश्त तुम के आप पढ़ाई करने के काबिल नहीं रह गए होंगे। तो बीच में कुछ छुट्टियां आएंगी, लेकिन कोशिश है कि तकरीबन कुछ 150 घंटे मिल जाएं कि आपको मैं कोर्स कवर करा सकूं। कोर्स इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, तसल्ली से कवर हो जाएगा। जो लोगों के जहन में ये अशकाल है कि अब क्लासेस इतनी लेट शुरू हो रही हैं, मई आधा गुजर गया है, रिजल्ट भी आ गया है, अब हमारे पास टाइम कम है, तो कहीं इस क्लास के अंदर वो लोग भी होंगे जो रिपीट कर रहे होंगे, क्योंकि फेल हुए होंगे तो कॉस्ट रिपीट कर रहे होंगे। तो क्या सर उन रिपीटर्स की वजह से टपाना शुरू कर देंगे? नहीं। जो लोग रिपीटर्स हैं उनको भी मेरा पैगाम है कि जो लोग रिपीटर्स हैं और मुझसे पहले पढ़ चुके हुए हैं, उनको तो उतना ज्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने किसी दूसरे टीचर से पढ़ा है, तो बेटा आपको शदीद किस्म का मसला आएगा, शदीद किस्म का। आया करके क्लास में बैठ के आपको उल्टियां आने लग जाएंगी अगर आप अपने पुराने पढ़े हुए तरीके भी साथ घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने पहले जिस टीचर से पढ़ लिया था, आप फेल हो गए, पेपर पास नहीं कर सके, लेकिन आपके टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। बार आप पेपर पास नहीं कर सके, और अब अगर आप दोबारा पढ़ने आए हैं, जो पहले उन्होंने पढ़ाया था बिल्कुल अच्छा पढ़ाया था, जबरदस्त पढ़ाया था, मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अगर आप मिक्स करना शुरू कर देंगे, अगर आप कहेंगे जी प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने जो पहले टीचर से पढ़ी थी मुझे वो आती है काफी हद तक, चलिए सर वाले भी मैं साथ साथ मिक्स कर दूंगा, नहीं, फिर बहुत मसला हो जाएगा। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में सवाल करने के तरीके, चीजें समझाने के तरीके, वर्किंग के फॉर्मेट, जैसे मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का नाम लिया है, फिर जिस तरह से उसमें केसेस लॉसेस के बनाए गए होते हैं, फिर इस तरह से जो वेरिएंस के फार्मूले हैं, हर टीचर के थोड़े बहुत फर्क होते हैं। तो अगर आप किसी और टीचर से पहले पढ़ के आए हैं, यकीनन वो बहुत अकाउंटिंग में सवाल करने के तरीके, चीजें समझाने के तरीके, वर्किंग के फॉर्मेट, जैसे मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग का नाम लिया है, फिर जिस तरह से उसमें केसेस लॉसेस के बनाए गए होते हैं, फिर इस तरह से जो वेरिएंस के फार्मूले हैं, हर टीचर के थोड़े बहुत फर्क होते हैं। तो अगर आप किसी और टीचर से पहले पढ़ के आए हैं, यकीनन वो बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, यकीनन बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया था, मेरा तरीका उससे डिफरेंट हो सकता है, होगा, बहुत जगह पर आप देखेंगे होगा। जब आप उनके पढ़ाए हुए तरीकों को मेरे साथ मिक्स करके चलने की कोशिश करेंगे, जब आप समझेंगे कि वेरिएंस मुझे बहुत सारा आता है, थोड़ा सा रहेगा, तो मुझे थोड़ा सा से कर लूंगा, नहीं पिछला भी जाएगा। तो अगर आपने क्लासेस लेने का फैसला कर लिया है, पहले रिपीटर से बात कर रहा हूं, अगर आप क्लासेस लेने का फैसला कर चुके हैं, तो मैंने बेटा बिल्कुल जीरो से पढ़ाना है, और पूरी कोशिश करता हूं कि बड़ी तफसील से, डिटेल से लेक्चर नोट्स बनवाऊं। अगर मुझसे पढ़ने आए हैं तो पुराने लेक्चर नोट्स, पुराने कॉन्सेप्ट सब माइंड से डिलीट कर दें, सारे कॉन्सेप्ट डिलीट कर दें, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरू से मेरे साथ चलें। परेशान तब होंगे जब आपको बीच बीच में वो पुरानी यादें, वो रिकैप चलना शुरू हो जाएगा, फ्लैशबैक चल रहा है, तब मेरे साथ ये कहा करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट आना शुरू हो जाएगा, तो वो जो फ्लैशबैक चलेगा ना, वो आपको तंग करेगा। तो अगर आप पढ़ने का इरादा कर चुके हैं मुझसे, तो जो पढ़ाऊंगा जीरो से मेरे साथ चलिएगा, सारे नोट्स मेरे ही लेके चलिएगा। अच्छा, अब वो बच्चे जो पहली दफा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास में रिपीटर्स भी होंगे, वैसे तो आपको बैठे नजर नहीं आ रहे होंगे, ये भी बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि रिपीटर जब होते हैं ना क्लास के अंदर, और मैं जब क्लास में कुछ चीज समझा रहा होता हूं, तो बीच बीच में साथ साथ बोलने लग जाते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो नए लोग परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमसे ही नहीं हो रहा, बाकियों से हो रहा है, हम ही नहीं आता, हम ही मनूस हैं। तो अब फायदा ये है कि आपको बाकी लोगों की आवाजें नहीं आ रही। तो जो नए लोग हैं वो बिल्कुल मुझ पर यकीन रखिए, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ानी है, यही समझ के पढ़ानी है कि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी पहले। मेरे लिए जो रिपीटर्स हैं क्लास में, वो भी ऐसे ही हैं जैसे वो पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो अगर आता होता तो पहले पास हो जाते। तो इसलिए मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाना है, बिल्कुल जीरो से। और जिन लोगों ने पहली दफा कॉस्ट पढ़नी है, उनके लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है, जो लोग रिपीट कर रहे हैं उनके लिए भी परेशानी की बात तब नहीं होगी, अगर वो भी जीरो से ही साथ चलेंगे। अगर पिछला सारा नॉलेज लेके चलने की कोशिश करेंगे, अपने फॉर्मेट्स अपने तरीके साथ चलाने की कोशिश करेंगे, फिर जरूर मसला होगा। तो कोर्स इंशाल्लाह आराम से कवर हो जाएगा, सारा प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आप लोग ये बुक खरीद लीजिएगा जो राइस की है, इनमें कुछ सोल्यूशन से मुझे इख्तलाफ है, वो मैं आपको फिर अलग से दे दिया करूंगा, आपके लेक्चर के साथ अपलोड हो जाया करेंगे। तो सोल्यूशन में मुझे एतराज है कुछ, वो मैं आपको अपलोड करके अलग से दूंगा अपने। बाकी चूंकि इसमें ज्यादातर पास पेपर्स हैं, और जहां पास पेपर्स नहीं है वो फिर मैं खुद ही साथ अपलोड कर दिया करूंगा। जहां जहां आपको मुझे जरूरत लगेगी कि इसमें पास पेपर्स नहीं डले होने चाहिए थे, तो फिर मैं उसको अपलोड कर दिया करूंगा। तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आईकैप की बुक होनी चाहिए, आईकैप की बुक आपके पास होनी चाहिए, हार्ड कॉपी शायद मिल जाए, नहीं तो ऑनलाइन तो होनी ही चाहिए, उसको डाउनलोड कर लें। मेरे नजदीक लेक्चर नोट्स मेरे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइस का क्वेश्चन बैंक जो आपको राइस की बुक मिल जाएगी, प्रैक्टिस मैनुअल, इसके अंदर पास पेपर्स हैं मेजॉरिटी, कुछ और सवाल भी हैं, और जो मुझे इनमें कुछ मजीद एडिशन करने लगेगी मैं एडिशन भी कर दूंगा, आपको मैं सॉफ्ट कॉपी दे दिया करूंगा। जब जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो गया, जिस दिन क्लासेस शुरू हो गई, उस दिन हम फिजिकली दूसरे के सामने बैठे होंगे, तब तक आप मेरी वीडियोस ही देख रहे होंगे। तो आपके पास लेक्चर नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आपने बहुत एहतियात से ध्यान से बनाने हैं। राइस की बुक खरीद लीजिएगा, आज ही खरीद लीजिए, क्योंकि मैंने कल इसमें से सवाल करवाने हैं फिर। और आईकैप की बुक मस्त आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आईकैप की बुक में हैं और इसमें नहीं होंगे, या इसी तरह से आईकैप की बुक से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको याद करने को कहा करूंगा, तो वो अपने वहीं से याद करनी है। प्रैक्टिकल चीजें भी आती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो आपने आईकैप की बुक अपने पास रखनी है, राइस की बुक अपने पास रखनी है, और मेरे लेक्चर नोट्स आपके पास अपडेटेड होने चाहिए। सेपरेट रजिस्टर लेके बैठिएगा, कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, स्क्रीन के सामने एक्टिव होकर बैठिएगा, और 10 मशवरे लेके मत बैठिएगा कि साथ जो है वो दोस्तों के साथ गप्पे भी चल रही हैं, और मोबाइल पे अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं लेक्चर, तो मोबाइल पे आप साथ कुछ और भी कर रहे हैं, साथ बुक भी रखी हुई है, कुछ भी खा रहे हैं, आप इस तरह से मत बैठिएगा, इत्मीनान के साथ क्लास में बैठिएगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, मुश्किल है, लेकिन अगर कोशिश करें, मेहनत करें, तो दुनिया में लोग पास करते हैं, आप भी कर लेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले
मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। ये मैं कभी कभी क्लासेस में करता हूँ, जो आप में से लोग मुझसे पहले पढ़ चुके हैं। हो सकता है मैंने किसी क्लास में किया हो, जब मैं पैक पे पढ़ाता था। हो सकता है आप में से कुछ मेरी वहाँ की क्लास के स्टूडेंट हो, तो शायद मैंने ये काम पहले आपके साथ किया हुआ है। बहरहाल आपको मैं इस काम से एक आइडिया देने लगा हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स को क्या क्या मसाइल आते हैं। हो सकता है आपको काम बड़ा अजीब सा लगे, यार इसका कॉस्ट से क्या ताल्लुक है, लेकिन बस एक चीज आप कहिए, और इंटरनेट पर सर्च मत करना खुदा के लिए, आपका दिमाग का इस्तेमाल करने को कह रहा हूँ। गूगल पूछे मत बैठ जाना। 5 मिनट है आपके पास। आपने करना ये है कि जो ईंट है, जिनको उर्दू नहीं आती, ब्रिक, ईंट, 5 मिनट है। आपने करना ये है कि अपने पास एक लिस्ट बनाइए कि ईंट का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। 5 मिनट में लिस्ट बना, गूगल नहीं करना है, लिस्ट बनाइए और जैसे जो भी ध्यान में आता है उसकी लिस्ट बनाइए, देखें इनका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, ये कोई इस्तेमाल नहीं है कि आप एक इस्तेमाल लिखिए दीवार बनाने में इस्तेमाल होता है, अगली मिसाल लिखिए दूसरी दीवार बनाने में इस्तेमाल होता है, तीसरी मिसाल लिखिए साइड वाली दीवार बनाने में, बस होगी दीवार, हो गई दीवार बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से आप ईंट के बारे में जो भी जहन में सोच आती है, अपने पास एक लिस्ट बनाएं। चलिए स्टार्ट करें। समीर साहब आप भी बना सकते हैं, ज़बानी सोच सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या कर सकते हैं जी सभी भाई, क्या क्या कर सकते हैं? सर फाड़ने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाँ जी, कैमरामैन साहब है जी, ये भी इन्होंने मशवरा दिया कि सर फाड़ सकते हैं। चलिए जबरदस्त। और जी हाँ भी, कभी विकेट नहीं बनाई, कभी गली में क्रिकेट खेला हो, विकेट बनाने के नहीं काम आती। अच्छा, और वजन के तौर पे काम आती है, वट्टा बना लेते हैं इसका, वजन के तौर पे इसको तोड़ के तो उसको आधा किलो का वट्टा बना लेते हैं दुकानदार, तो ये वजन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा कभी छत पे कपड़े सुखाने के लिए डाले हो, हैं कपड़े रखें उस पर रख दें कि उड़े ना, तो कपड़े पर रखने के लिए। अच्छा, और सबसे जरूरी चीज कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन में दीवार पे इस्तेमाल हो रही है। हाँ जी, और कोई चीज? हाँ जी, कभी देखें पकते हुए देखिए हैं, देखें रखी होती है ईंटों के ऊपर, उसके नीचे लकड़ियां रख के जला रहे होते हैं, तो इसको हम चूल्हे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चूल्हे के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, उस पर ये है ना, देख के लिए वो 3-3 ईंटों का एक बनाते हैं, उस पर रखते हैं। हाँ जी, और क्या हो सकता है? इसके लिए बैठने के लिए इस्तेमाल हो सकती है यार, जबरदस्त। छत पे इकट्ठे हुए हैं, ईंटें पकड़ी और बैठ गए। और क्या हो सकता है? गर्म करके सेकने के इस्तेमाल हो सकती है, वट्टा है, गर्म करें पत्थर है, हीट अब्जॉर्ब करेगा, हीट अब्जॉर्बर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, ये सेकने के काम आएगा। और कुछ? हाँ जी, कभी बारिश में देखा हो, कीचड़ है, पैदल चलने वाले हैं, रास्ता बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। फिर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बाउंड्री के लिए ईंट रख देते हैं, ये बाउंड्री है, तो इसको हम निशानी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं लिस्ट बनाई आपके सामने, इसका कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या ताल्लुक है? कॉस्ट अकाउंटिंग से ताल्लुक ये है, मैंने इसको ये जो यहाँ पर शुगर लगाया है, इसका कॉस्ट अकाउंटिंग से ताल्लुक सिर्फ मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कि अब जो मैंने इस वक्त एक बात कही थी कि आप ईंट का इस्तेमाल सोचें, लिखें। अब इसमें कुछ सुस्त लोग ऐसे होंगे, क्या फजूल काम है यार, छोड़, देखते सर क्या करते हैं। इन लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए अपने आप को ही रोक दिया, कोशिश ही नहीं की दिमाग इस्तेमाल करने की, क्योंकि उनको चीज बेकार लगी, क्या करना है सोचने का, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश नहीं की, क्रिएटिविटी की कोशिश ही नहीं की। ये लोग नाकाम हो जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ
सामने देखा, जहां बैठे हुए थे, दीवार, दीवार नजर आ रही है, दीवार कंस्ट्रक्शन, बस इनकी सोच यही खत्म हो गई और कंस्ट्रक्शन ही से रिलेटेड सोचते रहे क्योंकि सामने दीवार नजर आ रही थी। कंस्ट्रक्शन अच्छा पुल बनाने के काम आएगी, दीवार बनाने के काम आएगी, टैंकी बनाने के काम आएगी, कंस्ट्रक्शन के काम आएगी। तो इसलिए कुछ लोगों ने सिर्फ वो जो सामने नजर आ रहा था सिर्फ उसी को देखा, ये भी नुकसान में रहेंगे। मैं ये चाहता था आपसे कि आप अपने दिमाग के अंदर जो जो कुछ आपकी मेमोरी में है, अब मैंने जितना कुछ यहाँ सामने लिखा है, खासकर जो बॉयज हैं, ये क्रिकेट खेलने वाली चीजें, फिर ये देख पकते हुए किसी को देखा हो, या रास्ता बनाने के लिए जो ईंट रख के रास्ता बनाया होता है कीचड़ के लिए, अब ये सारी की सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं ज़हन में होंगी, ऑब्जर्वेशन में होंगी, हो सकता है और भी कहीं हो जो मैंने ना लिखा हो, मेरे भी ज़हन में ना आई हो। तो ये चीजों का मेरा मकसद ये था बेटा कि आपसे मैं चाहता हूं कि आपका दिमाग नंबर 1 सोचने के लिए तैयार हो कि मैंने सोचना है, क्रिएटिव होकर सोचना है। दूसरा, सिर्फ जो सामने है, जैसे मैंने कहा जिनको दीवार नजर आ रही थी उन्होंने सिर्फ दीवार ही सोची होगी क्योंकि उनको नजर दीवार आ रही थी, सिर्फ जो सामने है उस तक महदूद नहीं रहना, अपने माइंड को इतना ज्यादा तेज रखना है कि आप पूरा एक्सप्लोर कर सकें कि फलाने साल में ऐसा था तो फलाने साल में ऐसा था, तो वहां पर आप चीजों को गहराई से ऑब्जर्व कर सकें। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने चलना है ना, तो आपके दिमाग में क्रिएटिविटी, एक तलब, एक सोच, सोचने की, मुख्तलिफ एंगल्स से देखने की। अब ये सारा कुछ हमने एक ही चीज को मुख्तलिफ एंगल से देखा, ये एक ही चीज ये थी सारी, और अभी मुझे लगता है इसमें कुछ और चीजें आ सकती थी जो मैंने नहीं लिखी, जो मेरे ज़हन में नहीं आ रही थी, या मैंने कुछ ज्यादा टाइम लगाया सोचने के लिए। तो मुझे आपसे ये चाहिए कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग अगर अच्छी पढ़ना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव हो, आप सोच सकते हो, आपका दिमाग चीजों को ऑब्जर्व कर सकता हो, उनके लिंक बना सकता हो। अब इन सारों में कॉमन बात क्या है, तो आप मुख्तलिफ चीजों में कॉमन चीजें भी देख सकते हो। तो ये मुझे आपसे कॉस्ट अकाउंटिंग में स्किल चाहिए कि आप लोग कुछ नया सोचने की हिम्मत करते हो। सिर्फ जो 4 सवाल सर ने सिखाए थे, जिस तरीके से सर ने सिखाया था, बस जो लकीर के फकीर बन जाए पत्थर पे, आप बस पत्थर पे लिखा हुआ समझ लें, नहीं, मैं आप में क्रिएटिविटी चाहता हूँ। जो मैं सवाल कराऊं आप बिल्कुल उस तरह करें, फॉर्मेट भी याद करें, लेकिन उसको और तरीकों से सोचने की कोशिश करें कि ये और कैसे हो सकता था। फिर मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग अगर स्ट्रॉन्ग करना है ना, कि मैंने जो खुद भी सीखा है मैं वो भी बता रहा हूं आपको, अपनी स्ट्रेंथ है वो बता रहा हूं कि अगर मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छा है, पढ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही लेता हूं, सर्टिफिकेट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे आ गए, तो जो मुझे अपनी स्ट्रेंथ लगती है वो ये है, वो शेयर कर रहा हूं आपसे कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसके सारे सवालों को ओवरऑल देखता हूं कि इन सब सवालों में कॉमन क्या था, इन सब सवालों में फर्क क्या था, इस सवाल को ऐसे किया था तो फलाने सवाल को ऐसे क्यों नहीं किया था, इस सवाल में ऐसा क्या लिखा था जिस वजह से फलाने सवाल से डिफरेंट हो गया था। यही तरह की वर्किंग उस सवाल में भी थी, यही तरह की वर्किंग इस सवाल में भी थी, लेकिन सवाल डिफरेंट थे, तो ऐसा क्या हुआ कि अब यही वर्किंग करनी पड़ी। कब हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे होंगे, कब हम टोटल कर रहे होंगे, कब हम यूनिट्स को ग्रो कर रहे होंगे, कब हम प्राइस को ग्रो कर रहे होंगे, ये सारी चीजें तब पता चलती हैं जब हर चैप्टर को पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद उसको ओवरऑल रिव्यू किया जाए। मैं इनकी समरी बनाया करता था कि इस चैप्टर में कितनी तरह के सवाल होते हैं, इन सवालों में ये लिखा हो तो ये करना होता है, ये लिखा हो तो ये करना होता है, पूरा स्ट्रक्चर बना लेता था। जैसे जो जब बच्चे को लिखना सिखाते हैं ना, अगर बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं, उसको 2 लिखना सिखा रहे हैं, तो उसको जो पहली दफा चीज सिखाई जाएगी वो डॉटेड लाइंस होंगी जिसको उसने ज्वाइन करके 2 लिखना होगा। अब जब बच्चे ने इस पे डॉट्स ज्वाइन करने सीख लिए, 2-3 दफा उसने ये काम किया, उसके बाद जिंदगी भर से डॉट्स नहीं ज्वाइन करने, अब उसने डायरेक्टली 2 भी लिख लिया। ये वो तभी कर पाएगा जब अपनी सोच को ब्रॉड करेगा। ब्रॉड करने से क्या मुराद है, अगर बिल्कुल मैं इसके अंदर घुस जाऊंगा ऐसे और मुझे सिर्फ डॉट से डॉट मिलाना नजर आ रहा है, पीछे होकर देखूंगा तो पूरी पिक्चर नजर आएगी। अगर सिर्फ डॉट्स को और मुझे सिर्फ डॉट से डॉट मिलाना नजर आ रहा है, पीछे होकर देखूंगा तो पूरी पिक्चर नजर आएगी। अगर सिर्फ डॉट्स को देखता रहूंगा तो मैं सिर्फ डॉट्स को डॉट्स से मिला सकता हूं, लेकिन जब पीछे होकर देखूंगा तो मुझे इसकी पूरी पिक्चर पता चल रही है कि अच्छा ये ऐसे कर्व बन रहा है, फिर ये लेफ्ट को आ रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन है। जब बच्चा भी इस तरह डॉट्स मिलाता है, लेकिन जब वो पूरी ओवरऑल पिक्चर ऑब्जर्व करता है ना, तब वो इस काबिल होता है कि टू लिख सके। तो इंसान की लर्निंग की टेक्निक यही है। तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको यही सिखाना है। मैं आपको जरूर डॉट्स लगा के दूंगा, लेकिन आपने उन चैप्टर्स को पूरा करने के बाद ओवरऑल पिक्चर जरूर देखनी है। आपने ये जरूर देखना है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर किस तरह के सवाल थे, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसको कैसे हैंडल किया गया था, उस कॉन्सेप्ट का और किससे लिंक बनता था, फलाने चैप्टर में भी इससे मिलते जुलते काम किया करते थे, तब ऐसा क्यों नहीं था, ये आज जाके बात क्यों नहीं हुई, ये फलाने दिन बात क्यों नहीं हुई थी, तब हम लोगों ने स्टैंडर्ड के तरह के सवाल किए थे, अब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का वर्ड पढ़ चुके हैं तो हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगे। तो की पॉइंट ये है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले हो, क्रिएटिव हो, मेहनत के लिए तैयार हो, मुख्तलिफ चीजों को ऑब्जर्व कर सकें, एक ही चीज को मुख्तलिफ एंगल से देख सकें, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सिर्फ सीधा चलने से आपकी टांगें मजबूत नहीं होंगी, आपकी जमीन पे ग्रिप ज्यादा नहीं होगी। जब आप उल्टा भी चल सकते हैं, जब आप साइड पे भी चल सकते हैं, जब इस पे भी चल सकते हैं, अब आपकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। जिन लोगों को ड्राइविंग आती है, अगर इत्तेफाक है ड्राइविंग करने का, तो जो सिर्फ गाड़ी आगे चला सकता है वो अच्छा ड्राइवर नहीं है। रिवर्स करना भी आना चाहिए, लेफ्ट मुड़ना भी आना चाहिए, राइट मुड़ना भी आना चाहिए, तब मजबूती से ग्रिप आएगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सवालों में कभी हम आगे जा रहे होंगे, कभी पीछे आ रहे होंगे, कभी लेफ्ट जा रहे होंगे, कभी राइट जा रहे होंगे, कभी घूमे फिर वापस आ रहे होंगे। तो ये सारा कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग में होने जा रहा है। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे ग्रिप रखेंगे, अगर आप चीजों को एनालिटिकली सोचेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैप्टर खत्म करने के बाद आप उस चैप्टर को पूरे के पूरे को ओवरऑल भी व्यू करेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल थे, क्या नक्शा बन रहा था, क्या स्ट्रक्चर बन रहा था, क्या कॉमन था और क्या डिफरेंस था। जब ये गौर करना शुरू कर देंगे ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग चीजें बन जाएंगी, चीजें भी बन सकती हैं। चलिए जी, कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करते हैं। मैंने आपके लेक्चर के साथ सिलेबस ग्रिड अपलोड की है, वो खोलिएगा जरा। चार ग्रेड हैं, इसमें
अगर आप चैप्टर्स की किताब देखेंगे तो 18 चैप्टर्स बनते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपकी बुक के अंदर 18 चैप्टर्स, मैंने आईकेएफ की बुक के रेफरेंस दिए हैं, ये जो चैप्टर नंबर साथ लिखे हैं ना, सिलेबस ग्रिड की देखिए, फाइल खुलेगी पीडीएफ। जी फाइल खोलें, इसमें देखिए 4 ग्रेड्स हैं और जो आपको सबसे हैवी ग्रेड नजर आ रहा है तीसरा, ये वाकई सबसे हैवी ग्रेड है और इसमें सवाल बनाते बनाते एग्जामिनर ये 45 के ऊपर निकल जाएगा तो अंदाजा नहीं होगा, यानी आप इसको समझ लें कि ये 50 मार्क्स तक का ये टेस्ट हो सकता है। और ये 4 चैप्टर्स हैं और इन 4 चैप्टर्स के साथ एक और चैप्टर मैं जोड़ देता हूँ, ये जो 5वां ग्रेड है ना, इसमें चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें से भी सवाल लाजमी आता है, तकरीबन 15 नंबर का सवाल यहाँ से भी आता है। तो तीसरे ग्रेड के 4 चैप्टर्स और ये जो चौथे ग्रेड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर है, असल में ये डिसीजन मेकिंग है, लेकिन चैप्टर का नाम तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है तो मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी रख दिया, वरना ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। तो ये 5 चैप्टर ऐसे हैं, बजटिंग, ये जो ग्रेड 3 के 4 चैप्टर हैं और ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इन 5 चैप्टर्स में से पेपर में 5 सवाल आते ही आते हैं, 4 तो लाजमी है ना, 5 भी हो सकते हैं। तो इन 5 सवालों की वेटेज तकरीबन 60 नंबर तक की बनती है। तो पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग के 18 चैप्टर में से ये 5 चैप्टर एक तरफ और बाकी 13 चैप्टर एक तरफ, लेकिन इनका डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा है, ये मैं आपको पहले स्ट्रेटजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना वो परेशान ज्यादा हो जाते हैं और फिर परेशानी में फिर अजीब अजीब बातें शुरू कर देते हैं। बेटा 18 चैप्टर का ये मतलब नहीं है कि हर चैप्टर पे बराबर दिन लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप 3 महीने, हमारे पास तकरीबन 3 महीने, हो सकता है कि 2 महीने के अंदर, बल्कि होपफुली ऐसा ही होगा, 2 महीने का टाइम, जो पहले 2 महीने हैं हम उन चैप्टर्स पे लगा रहे होंगे जिनमें से मुश्किल से 40 नंबर टेस्ट होंगे 2 महीने, और जो आखिरी महीना लगा रहे होंगे वो उनमें लगा रहे होंगे जिसमें से 60 नंबर 50 नंबर टेस्ट होंगे, 50 नंबर बल्कि कर लेते हैं। अब क्या ये सिलेबस का मैनेज नहीं करना? नहीं, देखिए बेटा हर चीज की ना आपके अंदर एप्टीट्यूड बनने की बात है। आसान चैप्टर्स पे टाइम लगेगा, आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, स्ट्रेंथ बनेगी, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि अब आप दौड़ भी सकते हैं, तब आप ताकतवर बन जाएंगे, फिर ये बड़े चैप्टर संभालने के काबिल होंगे। लेकिन अगर मैं आपकी बेस ही ना बनाऊं, अगर आपने अपने बेसिस को स्ट्रांग नहीं किया, तो फिर मैं ये मुश्किल वाले चैप्टर्स आपको 3 महीने भी पढ़ाता रहूंगा, 3 महीने भी आप उनको बड़ी काफी टांगों से उठा रहे होंगे। तो इसलिए स्ट्रेटजी मेरी यही है कि 2 महीने में आपको इस काबिल बनाना है कि आप आखिरी महीने के अंदर इन मुश्किल चैप्टर्स को कर सकें। ये मैं पहले दिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो बच्चे जो साथ साथ नहीं पढ़ते ही नहीं है, आखिर में जाके सोचते चलो पढ़ लेना चाहिए, और जब आखिर में ये हैवी चैप्टर्स आते हैं तो वो उनके हाथों और भूल जाते हैं और फिर वो अपने जहन में बैठा लेते हैं कि सर ने तो आखिर में मुश्किल पढ़ा है। देखें, आपने जो आज तक जिंदगी के 10-12 साल स्कूल में सीखा है, आपने उस स्कूल में जो मैथ थोड़ा थोड़ा करके सीखा, जो इंग्लिश थोड़ी थोड़ी करके सीखी, तो वो 10-12 साल की मेहनत है, तो ही आप 4-4 महीने में कैफ के पेपर कवर कर लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि 4 महीने में आपको जो कैफ कितने सारे पेपर पढ़ाए जा रहे हैं तो आप कहिए स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। भाई आप स्कूल में 10-12 साल मेहनत करके इस काबिल हो गए हैं कि आप 4 महीने में कैफ का पेपर पास कर लेते हैं। तो इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पहले टाइम के ऊपर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आपका हौसला बढ़ेगा, आप चीजें सीखना शुरू करेंगे, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे, स्ट्रांग हो गए होंगे, टांगें मजबूत हो गई होंगी, फिर आप इन मजबूत भारी चैप्टर्स का भी वजन उठा सकेंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ शुरू से साथ साथ चलेंगे तो बेटा फिर ये सब कामयाबी आ सकती है। अगर मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे तो मेरे बच्चे मुश्किलें तो आएंगी। तो इसलिए शुरू से मेरे साथ चलिएगा, जो मैं रोज पढ़ाऊं उसको अच्छी तरह रोज कवर करिएगा, जाके जो आपको होमवर्क दूं, स्पेशली होमवर्क, मेरे पढ़ाने के प्लान के अंदर होमवर्क का बहुत अमल दखल होता है, जो होमवर्क दूं वो करके आइएगा ताकि मैं होमवर्क डिस्कस करूं और आगे पढ़ाऊं, क्योंकि अगर आप मेरे साथ होमवर्क नहीं करेंगे ना तो मेरा प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ चलना है। कॉस्ट अकाउंटिंग कैफ के मुश्किल 3 पेपर्स में से है, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे, जो नसीहतें करूंगा उसको मानते चलेंगे, मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह जरूर पास हो जाएंगे। मुश्किल पेपर है तो जिन लोगों की प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, जिनको बहुत देर से चीजें समझ आती हैं, उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अगर आपका माइंड जल्दी प्रोसेस कर लेता है, अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे लगते हैं, तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कैफ का। तो इसलिए अगर आपका प्रोसेसिंग अच्छी है तो आप इसको यकीनन एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रोसेसिंग स्लो है तो फिर आपको मेहनत बेटा और ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस ग्रेड में देखिए, इसमें जो ज्यादा हैवी मार्क्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, तीसरे चौथे ग्रेड में चैप्टर है, लेकिन स्टार्ट में कर रहा हूं ग्रेड 1 से। इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि अभी आप बिल्कुल शुरू से चल रहे होंगे, बिल्कुल कच्चे से आपको चला रहा होगा, तो इनमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। मार्क्स इनके थोड़े हैं, पहले ग्रेड के मार्क्स थोड़े हैं, लेकिन इनमें टाइम ज्यादा लग जाएगा क्योंकि आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे भी चलना सीख रहे हैं। जब बच्चा खड़ा होता है ना तो उसको 100 मीटर स्प्रिंट की दौड़ में नहीं दौड़ा देते, पहले उसको उंगली पकड़ के चलाते हैं, पहले वो आस्ते आस्ते चलता है, पहले दौड़ाएंगे टांगें टेढ़ी हो जाएंगी उसकी, तो पहले वो आस्ते आस्ते खड़े होकर चलना सीखता है। जब चल लेता है तो फिर वो तेज भागता है, फिर सारी फुटियां उसको आ जाती है, लेकिन पहले उसको आस्ते आस्ते चलाना पड़ता है। तो मैंने इस तरह से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले उंगली पकड़ के चलाना है, फिर जब आप सही हो जाएंगे, जब आपकी टांगें मजबूत हो जाएंगी, जब हड्डियां सही जुड़ जाएंगी, फिर आप उल्टाबाजियां भी लगाएंगे और दौड़ेंगे भी, उल्टी भी दौड़ेंगे। तो इसमें से मैं पहला ग्रेड स्टार्ट कर रहा हूं। जो चैप्टर स्टार्ट किया करूंगा उसका चैप्टर आई कैप की बुक वाला भी लिखा करूंगा ताकि आपका कंट्रोल रहे। तो आपने लेक्चर नोट्स तरीके से बनाने हैं, राइज की जो क्वेश्चन बैंक की बुक है वो आपके पास होनी चाहिए और आई कैप की बुक होनी चाहिए। ये 3 बुक्स लेके आप मेरे सामने स्क्रीन के सामने बैठते हैं। अच्छा, चैप्टर का नंबर मैं बताऊंगा बाद में कौन सा शुरू कर रहा हूं। पहले मैं आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर कैफ 8, पहले मैं आपको इसको ओवरऑल आइडिया देता हूं। समीर भाई आपको भी कॉस्ट खा के भेजना है, एक्टिव रहना है, अब तो शुरू से पढ़ रहे हो ना। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको आइडिया दे रहा हूं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या चीज। कोशिश किया करूंगा कि आपके लेवल की मिसालें दूं, वरना ये भी हो सकता है कि बिल्कुल टिपिकल जो प्रैक्टिकल लाइफ की पूरी कंपनीज की मिसालें वो दिया करूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर आपको चीज समझ आ जाए, पेपर पास करके आप प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएं, तो प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें, कंपनीज की, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, वो तो आपको नजर आ जाएंगी। तो पहले कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना जरूरी है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल बच्चों वाली मिठाइयों की, समोसों की, जूतों की ये मिसालें देके बताऊं ताकि आपकी जो इर्द गिर्द की चीजें आपको फिर समझ में आए। कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहले ओवरऑल आइडिया देखते हैं चीज क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल अकाउंटिंग के काफी सारे पेपर्स हैं, आपने पढ़े भी हैं, पास भी कर चुके। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही का आगे ऑडिट होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम यही है, ऑडिट करते हैं वो लोग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है कि जो बिजनेस के बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो बिजनेस में अंदर नहीं है, जिनको अंदर की डिटेल नहीं पता, जैसे वो ओनर्स हैं जो पैसा लगा के घर बैठ गए हुए हैं, या वो एम्प्लॉइज हैं जो बिजनेस के अंदर की गहराइयां नहीं जानते, या वो कस्टमर्स और सप्लायर्स हैं जो इस बिजनेस से डील करने का सोच रहे हैं, या वो बैंक्स हैं जो इस बिजनेस को लोन देना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं। ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, अगर ये बिजनेस के बारे में जानना चाहिए, ये सब यूजर्स कहलाते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो इनको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कब देनी है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मसला है। और इनको हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि जब साल गुजर गया, जैसे 30 जून 2020 जब आ जाएगा तो 2020 खत्म हो गया, अब इस गुजरा हुआ साल इसके अकाउंटेंट बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और दुनिया को बांटेंगे। अब वो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगी, उसके अंदर डेटर्स का वर्ड तो आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं पता कि डेटर्स में कौन है, शकील को कितने पैसे लेने हैं, कामरान से कितने लेने हैं, अजमल से कितने लेने हैं, कौन पैसे देगा, कौन पैसे लेके भाग जाएगा। इसी तरह से जो सेल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बस सेल्स लिखी हुई है, ये नहीं पता चल रहा कि कौन से प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट हैं, इनकी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों को नहीं मिल रही होती। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन मकसद है बाहर बैठे हुए यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, जिनके बिजनेस में कोई ना कोई स्टेक्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देना, वो भी पास है। लेकिन वो लोग जो बिजनेस चलाने वाले हैं, बिजनेस के मैनेजर्स हैं, जिन्होंने बिजनेस मैनेज करना है, उनके पास ज्यादा डिटेल और अंदर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और टाइमली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कुछ मिसालें बताता हूं। अगर एक बिजनेस है जो जूते बना के बेचता है, अब उन जूतों की प्राइस तो मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन होनी है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, उस कंपटीशन की वजह से हम प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, वरना कस्टमर भाग जाएगा। तो अगर बिजनेस ने वो जूता जो वो लेट्स से 3000 रुपए का पेयर बेचता है और मार्केट की वजह से वो प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, तो अगर वो 3000 रुपए का पेयर बेच रहा है और इसमें वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, सेल प्राइस तो नहीं बढ़ा पा रहा, तो क्या हल है फिर उसके पास? अगर कोई बिजनेस जो जूते बना के बेचता है, 3000 रुपए सेल प्राइस है, वो जूते पे अगर वो प्राइस बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ा सकता, मार्केट में कंपीटिटर्स ही बहुत है, कस्टमर चला जाएगा। प्राइस बढ़ाए बगैर प्रॉफिट कैसे बढ़ाए? हाँ जी, प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो क्या तरीका है? कॉस्ट कम कर ले, कॉस्ट कम कर लेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चले कॉस्ट कम करते हैं। मैनेजर सोचे कि अच्छा ऐसा करता हूं कि जूते में से चमड़ा निकाल देता हूं, पैसे बच जाएंगे। कोई चमड़ा निकाल दे तो जूता ही नहीं बनेगा, तो फिर ये फैसला बेकार हो गया। इसी तरह अगर कॉलेज की मिसाल लें, कॉलेज वाले सोचें कि भी कंपटीशन बड़ा सख्त हो गया है, बच्चे इतनी फीस नहीं देते, तो क्या करें, फीस तो हम बढ़ा नहीं सकते, तो प्रॉफिट कैसे कमाएं? ऐसा करते हैं टीचर्स को निकाल देते हैं, टीचर्स को निकाल देंगे तो प्रॉफिट कॉलेज कैसे चलाएंगे? तो बिजनेस के मैनेजर ने अगर कॉस्ट कम करनी है तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी क्रिटिकल है प्रोडक्ट के लिए, कौन सी चीज की कितनी ज्यादा कॉस्ट आती है। जैसे अब अगर कॉलेज की मिसाल मैंने दी थी, कॉलेज की मिसाल ले लेता हूं। ये जिन चेयर्स पे आप बैठते हैं, इन चेयर्स पे जो ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है, जो फैब्रिक है, अगर इसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की भी हो जाएगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपने तो कभी और भी नहीं किया होगा शायद। तो अगर कॉलेज वाले इन चेयर्स पे कपड़ा हल्का लगवा लें तो कॉस्ट बचा लेंगे, लेकिन टीचर क्वालिटी होगी तो बिजनेस चलेगा, एसीज की क्वालिटी होगी तो बिजनेस चलेगा। हाँ, अगर दीवारों पे होने वाला पेंट हल्का भी करा लेंगे कोई बात नहीं, पैसे बचा सकते हैं। इसी तरह से जो कॉलेज के अंदर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वहां पर जो लोग हैं, अगर उनकी स्टेशनरी हल्की भी हो जाएगी कोई बात नहीं, तो कहां से पैसा बचाया जा सकता है, कहां से पैसा बचाने से काम डिस्टर्ब हुए बगैर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मैनेजमेंट तभी फैसला कर सकती है जब उसको सारी डिटेल पता हो, उसको पता हो कि जूता बनाने में क्या क्या खर्च होता है, क्या क्या लगता है, क्या क्या मिलता है, कहां से मिलता है, कितने का मिलता है, कितने सप्लायर हैं। कॉलेज की मिसाल दूं तो कौन सी फंक्शन कितना क्रिटिकल है, टीचर ज्यादा क्रिटिकल है या अकाउंट वाले ज्यादा क्रिटिकल है, सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा क्रिटिकल है या लाइब्रेरियन ज्यादा क्रिटिकल है, किस चीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, कैंटीन में ज्यादा पैसा लगाना है कि लाइब्रेरी में ज्यादा पैसा लगाना है, कंप्यूटर लैब पे ज्यादा पैसा लगाना है या बाहर गेट के ऊपर रंग कराने में पैसा लगाते जाना है। तो ये तभी पता चलेगा जब उस मैनेजर को उस बिजनेस की पूरी सेंस होगी और उसकी डिटेल तक पता होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल की इन्फॉर्मेशन और उसमें कितना कितना खर्चा आता है, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। हर फंक्शन, हर रिसोर्स हमें कितना कॉस्ट करता है, कॉलेज को ये पता होना चाहिए कि जो कोर्स वो स्टूडेंट्स को बेच रहे हैं उसमें टीचर्स के कितने आवर्स लगते हैं, वो आवर्स कितने कॉस्ट करते हैं, जो आईटी सपोर्ट डिपार्टमेंट है कितने लोग चाहिए, इनके कितने आवर्स चाहिए। ये सारा कॉलेज वाले तब कर पाएंगे जब उनके पास कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे इंटरनल पर्पसेस के लिए, और फिर इनकी बेस पे उन्होंने डिसीजंस कर रहे होंगे। अब ये डिसीजन मेकिंग थी कि लॉकडाउन हुआ है तो फिर क्लासेस को किस तरह से कंटिन्यू रखा जाए, ऑनलाइन वीडियोस बनाई जाए या घर जा जाके पढ़ाया जाए। अब ये डिसीजन मेकिंग का पहलू आ गया ना, तो इस डिसीजन मेकिंग को करना ये मैनेजमेंट है, और इस डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन हासिल करना ये सब कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। तो इन शॉर्ट, बिजनेस चलाने वाले लोगों के लिए वो सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन मौजूद होना जिसकी बेस पे वो फैसले कर सकें, ये सारा काम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। अब इसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स पे बाद में आते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में काम आएंगे। ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, और ये जो मैं पढ़ाने लगा हूँ ये आपने FAR 1 में बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये मैं पूरी डिटेल से नहीं पढ़ा रहा, ये आपने अच्छी तरह से FAR 1 में पढ़ा हुआ है, इसके काफी सवाल भी किए हैं आपने। आपको कॉस्ट की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, ये आपने FAR 1 में पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ जिक्र इसलिए कर रहा हूँ दोबारा क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये नाम इस्तेमाल हो रहे होंगे। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है? कॉस्ट की टाइप्स। अब कॉस्ट की जो टाइप्स है वो किस एतबार से टाइप्स हैं? अगर कॉस्ट की टाइप्स की हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि कौन सी कॉस्ट बदतमीज है, कौन सी तमीज़दार है। बिहेवियर का मतलब है कि ये कैसे बिहेव करेंगी जब कुछ एक्टिविटीज होंगी। इसमें वैसे तो ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में काफी हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग में दो नाम काफी हैं। अगर हम बात करें कि बिहेवियर के एतबार से कॉस्ट मतलब खर्चे, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ते हुए ना जहन में एक मैन्युफैक्चरिंग, एक फैक्ट्री रखनी है जहां पर चीजें बनती हैं। आप ये जहन में रखेंगे ना तो आपको ज्यादा चीजें समझ आएंगी। पूरी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मेजॉरिटी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डिस्कस हो रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसको अपने हिसाब किताब में कोई खास मुश्किल नहीं होती है। अगर एक दुकानदार है जो 200 रुपए की शर्ट खरीद के ला रहा है, 250 रुपए की बेच रहा है, उसको क्या मुश्किल है इसकी कैलकुलेशन के अंदर। लेकिन वो दुकानदार, वो बिजनेस जिसकी फैक्ट्री है, जिसमें 50 तरह के मटेरियल है, जिसमें 50 तरह के लेबर काम कर रहे हैं, जिसमें हजारों तरह के और खर्चे हैं, उनको जरूरत है जानने की कि अपनी कॉस्ट की बहुत डिटेल रिकॉर्डिंग रखें। तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 8 पढ़ते हुए आप लोगों ने जहन में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही रखना है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो कॉस्ट हैं, जो खर्चे हैं, मेनली वो दो तरह के हैं, या वो वेरिएबल हैं या फिक्स्ड हैं। अच्छा, अब ये वेरिएबल और फिक्स का फर्क कैसे करें? हमें वेरिएबल और फिक्स का फर्क करने के लिए सारी कॉस्ट्स को किसी एक गिवन टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि
2020, तो हम 1 साल की बात कर रहे हैं। हम गिवन टाइम फ्रेम में होने वाली कॉस्ट को वेरिएबल या फिक्स कहने लगे। मैं बात दोबारा कर रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जितनी भी कॉस्ट हो रही है, मटेरियल खरीद रहा है, मटेरियल प्रोसेस में डल रहा है, पक रहा है, केमिकल मिक्स हो रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, बिजली का बिल आ रहा है, मशीनों में मेंटेनेंस हो रही है, तेल डल रहा है, स्टाफ के लोग हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, गार्ड हैं, मैनेजरियल लोग हैं, तो फैक्ट्री में बहुत तरह के खर्चे हैं। तो बिजनेस की फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हैं या तो वो वेरिएबल हैं या वो फिक्स्ड हैं। इसी तरह से बिजनेस का जो सेल्स का मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी खर्चे हो रहे हैं या वो वेरिएबल है या फिक्स्ड हैं। इसी तरह से जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी खर्चे हो रहे हैं या वो वेरिएबल है या फिक्स्ड हैं। तो बिजनेस में होने वाली कॉस्ट को मेन अगर हम उनके बिहेवियर से मुराद कि वो कैसा बिहेव करेगा उसके एतबार से बांटे तो दो तरह की कॉस्ट है, वेरिएबल और फिक्स्ड। FR1 में आपने वेरिएबल फिक्स के अलावा सेमी वेरिएबल भी पढ़ा होगा और स्टेप कॉस्ट भी पढ़ा होगा, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरिएबल और फिक्स ही काफी है, इसलिए मैंने सिर्फ वेरिएबल और फिक्स का नाम लिया है। तो हमने जो वेरिएबल और फिक्स में फर्क करना है कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स कॉस्ट कौन सी है, तो पहली बात तो याद रखिए कि हमने ये फर्क करना है एक गिवन टाइम फ्रेम में, यानी हम जो बात करने लगे हैं फॉर एनी गिवन पीरियड करने लगे। यानी 2020 की अगर बात करूं तो 2020 के हवाले से कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है कौन सी फिक्स्ड है, ये बात समझ आई? आपने भी वो सुनता है समीर। हमने जो फैसला करना है कि कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है, वो फैसला हमने किसी गिवन टाइम फ्रेम में करना है। हमने ये फैसला करना है मिसाल के तौर पे कि फॉर द ईयर 2020 कौन सा खर्चा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है, तो वेरिएबल और फिक्स का खर्च फैसला किसी गिवन टाइम फ्रेम में होना है। दूसरी बात, चूंकि बिहेवियर की बात है तो इसको लिंक किया जाएगा किसी एक्टिविटी से। अब ये एक्टिविटी वाली क्या बात है? कॉलेज, अगर हम ओवरऑल कॉलेज की बात करें तो इस कॉलेज की कोर एक्टिविटी क्या है? हाँ जी समीर, आप बोल सकते हैं, नहीं कोर एक्टिविटी क्या है? कॉलेज की कोर एक्टिविटी क्या है? कॉलेज का मेन काम क्या है? कॉलेज का मेन बिजनेस क्या है? पढ़ाना, ये है ना, कोर एक्टिविटी पढ़ाना है, क्लासेस देना। इसी तरह से जो बिजनेस है जो जूते बनाता है उस बिजनेस की जो फैक्ट्री है उसकी कोर एक्टिविटी क्या है? जूतों की मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह से अगर इसको मैं डिपार्टमेंट्स में तोड़ लूं तो फोटोकॉपी डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी क्या है? फोटोकॉपीज होना। सेल्स डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी क्या है? चीजें बेचना। तो हर बिजनेस की कोई ना कोई एक्टिविटी है, और अगर उस बिजनेस में डिपार्टमेंट्स में तोड़ लिया जाए तो हर डिपार्टमेंट की भी कोई ना कोई एक्टिविटी है। हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का फैसला एक चीज एक गिवन टाइम पीरियड में करना है, दूसरी चीज उस बिजनेस या डिपार्टमेंट जिसकी कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी से लिंक करना है। मिसाल से समझाता हूं, अगर हम एक बिजनेस के सिर्फ फोटोकॉपिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उस फोटोकॉपिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या खर्चे हो रहे होंगे? वहां के स्टाफ की तनख्वाही होगी, मशीन की मेंटेनेंस होगी, मशीन बिजली इस्तेमाल कर रही होगी, फिर फोटोकॉपी जो हो रही है उसका अपना खर्चा होगा। तो फोटोकॉपी डिपार्टमेंट में फॉर एनी गिवन मंथ हम ये फैसला करना चाहें कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है कौन सा फिक्स है, तो देखना पड़ेगा कि उस फोटोकॉपी डिपार्टमेंट की मेन एक्टिविटी क्या है? फोटोकॉपी होना। तो जो खर्चा फोटोकॉपी से लिंक्ड है, फोटोकॉपी ज्यादा होगी खर्चा ज्यादा होगा, फोटोकॉपीज कम होंगी खर्चा कम होगा, वो वेरिएबल है। और जिस खर्चे का इस एक्टिविटी से ताल्लुक नहीं है उनको तनख्वाही देनी है, फोटोकॉपीज कम करें ज्यादा करें तनख्वाही देनी है, वो फिक्स्ड है। और मिसाल देता हूं, अगर किसी बिजनेस का सेल्स डिपार्टमेंट है और उस सेल्स डिपार्टमेंट की मेन एक्टिविटी क्या है? चीजें सेल करना। सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे क्या होंगे? लोगों की सैलरीज होंगी, ऑफिस की यूटिलिटीज होंगी, ऑफिस का किराया होगा, चीजें बेचने पे स्टाफ को दी जाने वाली कमीशन हो सकती है, डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं। अब फॉर एनी गिवन पीरियड इन खर्चों में से कौन से वेरिएबल है कौन से फिक्स हैं? सेल्स डिपार्टमेंट की मेन एक्टिविटी क्या है? चीजों को सेल करना। इस डिपार्टमेंट के वो खर्चे जो सेल्स हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, खर्चे होने ही होने, जैसे उस ऑफिस का रेंट, जैसे वहां के लोगों की सैलरीज, जैसे वहां की यूटिलिटीज, ये फिक्स्ड है क्योंकि इनको एक्टिविटी के कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो खर्चे सेल्स कम ज्यादा होने से कम ज्यादा होंगे, सेल्स ज्यादा होंगी तो कमीशन ज्यादा देना पड़ेगा, चीजों को डिलीवर करने की कॉस्ट ज्यादा आएगी, सेल्स कम होगी तो कमीशन कम देना पड़ेगा, डिलीवर करने की कॉस्ट कम आएगी, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हुई कि एक्टिविटी होगी तो खर्चा होगा, ज्यादा एक्टिविटी होगी तो ज्यादा खर्चा होगा, बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो किसी भी डिपार्टमेंट के वो खर्चे जो उसकी एक्टिविटी से इस तरह लिंक्ड है कि वो एक्टिविटी ज्यादा होती है तो वो खर्चा ज्यादा होता है, उसको वेरिएबल खर्चा कहते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ गिवन पीरियड change with changes in activity levels। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो फॉर एनी गिवन पीरियड एक्टिविटी लेवल चेंज होने से चेंज होगी। यानी अगर सेल्स डिपार्टमेंट में हम देखना चाहें कि फॉर द मंथ ऑफ जून ज्यादा सेल हुई है तो कमीशन ज्यादा देना पड़ा, कम सेल होती तो कमीशन कम देना पड़ता, ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसी तरह से कॉलेज की अगर ज्यादा क्लासेस बनेगी, लेक्चर ज्यादा होंगे, टीचर्स की लेक्चर फीस ज्यादा होगी, क्लासेस कम होंगी, लेक्चर्स कम होंगे, लेक्चर फीस कम होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चीजें बना के बेचता है, फैक्ट्री के खर्चे, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम होगी मटेरियल कम लगेगा, प्रोडक्शन कम होगी प्रोडक्शन वर्कर्स की वेजेस ज्यादा बनेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी प्रोडक्शन वर्कर्स की वेजेस ज्यादा होंगी, प्रोडक्शन कम होगी प्रोडक्शन वर्कर्स की वेजेस कम होगी, वेरिएबल है। तो बिजनेस के वो खर्चे जो उस पूरे बिजनेस या किसी डिपार्टमेंट फॉर एनी गिवन पीरियड एक्टिविटी लेवल के साथ लिंक्ड हो, वो वेरिएबल है। इनकी मिसाल है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फ्यूल, पावर। पावर कहते हैं ये जो मशीनरी है ना हैवी, इनको जो बिजली चाहिए होती है इसको पावर कहते हैं। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा पावर कंजम्पशन होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट है। और जो फॉर एनी गिवन पीरियड सेम रहती हैं वो फिक्स्ड है। ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर अ गिवन पीरियड। अच्छा जो लोग शुरू में मिस करके मैं बार बता दूं, अभी मैंने कोई चैप्टर पढ़ाना शुरू नहीं किया, FR1 के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट में से कोई कॉन्सेप्ट थोड़े से रिवाइज कर रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम। तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर अ गिवन पीरियड है ये सेम रहती है, रिमेन सेम irrespective of changes in activity levels। यार जो रिफिल करते हैं ना उसको कहिएगा कि खुल के रिफिल किया करें।
फिक्स अभी आज के तो खैर है, अभी आज तो चल जाएगा। फिक्स कॉस्ट वो है जो एक्टिविटी लेवल कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ रहा। मिसाल के तौर पे सेल ऑफिस का रेंट है तो रेंट तो उतना ही रहेगा, या परमानेंट स्टाफ की सैलरीज हैं वो तो उतनी ही रहेंगी। तो ये होती है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। एक ये चीज आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में काम आएगी। फिर इसके अलावा इसी तरह क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं। अगर हम देखें टाइप्स, ये खत्म हो गई बात। अगर हम देखें टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू, ये विद रिस्पेक्ट टू है रिलेशन विद प्रोडक्ट। अगर हम देखें कि प्रोडक्ट के साथ रिलेशन से किस तरह की कॉस्ट होती है, तो ये दो तरह की होती है। वो कॉस्ट जिनका ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट क्या जो हम बनाते हैं, इतना डायरेक्ट है कि हमें ये पता होगा कि प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाएंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। दोबारा, वो खर्चे जिनका प्रोडक्ट के साथ जो हम बना रहे हैं इतना डायरेक्ट ताल्लुक है कि हमें पता हो कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा तो कितनी कॉस्ट आएगी। जैसे अगर बिजनेस स्टैंडर्ड साइज के फैक्ट्री वर्कर्स के रबर के जूते बनाता है, लेदर के ग्लव्स बनाता है, तो बिजनेस को पता है कि एक पेयर ऑफ ग्लव्स बनाने के लिए 1 गज लेदर चाहिए। मिसाल दे रहा हूं, एक पेयर के लिए 1 गज लेदर लगेगा। एक पेयर के लिए मजदूर को 1000 रुपए मजदूरी दी जाएगी। तो ये कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है कि पता है कि एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आता है। इनको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन वो कॉस्ट जिनका प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे अगर फैक्ट्री के अंदर मजदूर बैठा फुटबॉल सी रहा है, तो जो पंखे चल रहे हैं उनका फुटबॉल सीने से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। एक फुटबॉल बनाने के लिए कितनी देर पंखा चल रहा है, कोई ताल्लुक ही नहीं। अगर 50 मजदूरों के ऊपर एक सुपरवाइजर है जो चल फिर के देख रहा है कि मजदूर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका फुटबॉल सीने से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तो वो खर्चे जिनका ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ इतना डायरेक्ट है कि ये जाना जा सकता है, इट कैन बी फुली आइडेंटिफाइड विद 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। यानी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोडक्ट का एक यूनिट बनेगा तो कितना कितना खर्चा आएगा। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि वो मजदूर जो ग्लव्स सी रहा है उसको 1000 रुपए दे रहे हैं, तो एक ग्लव्स का पेयर बनाने की मजदूरी 1000 रुपए डायरेक्टली पता चल रहा है। एक पेयर ऑफ ग्लव्स बनाने के लिए 1 गज चमड़ा लग रहा है, तो 2000 रुपए का चमड़ा लग रहा है, डायरेक्टली पता चल गया। तो वो कहलाएगी डायरेक्ट कॉस्ट। इसकी मिसालें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 ही मिलेंगी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा होता है, जो प्रोडक्ट का हिस्सा होता है। जैसे फुटबॉल है उसमें लगने वाला चमड़ा डायरेक्ट मटेरियल है, जूता है उसमें लगने वाला चमड़ा डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर वो बंदा जो खुद हाथ से प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व है, वो वर्कर जो फुटबॉल हाथ से सी रहा है डायरेक्ट लेबर है, वो वर्कर जो शर्ट हाथ से सी रहा है डायरेक्ट लेबर है। तो ये वो खर्चों की मिसालें हैं जो डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के साथ इतने डायरेक्टली लिंक्ड है कि पता है कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगता है। इसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और जो ये नहीं है उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हुई, बस पे नॉट लगा देते हैं। इट कैन नॉट बी फुली आइडेंटिफाइड विद 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। और इसकी लंबी लिस्ट है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी खर्चे हैं, फैक्ट्री के बिजली का बिल है, फ्यूल है, वहां के परमानेंट लोगों की सैलरीज है, मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री के जो भी खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं। और उनके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है और वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिनको प्यार से मैं एफओएच कहा करूंगा। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या होती है ये पता होना चाहिए, और आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है ये पता होना चाहिए। ये 2 ऐसी मेन चीजें थी जो मैंने आपको FAR 1 से पढ़े हुए कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए। अब इसके बाद कल से मैं प्रॉपर चैप्टर वाइज आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। आपको मैं साथ बताता जाऊंगा कि हम चैप्टर 1 कर रहे हैं कि 2 कर रहे हैं। तो कल मैंने आपको इन्वेंटरी, ये जो आपको ग्रेड सिलेबस ग्रेड की जो फाइल थी, इसमें आपको जो पहले 2 लाइनें नजर आ रही होंगी, एक इन्वेंटरी वैल्यूएशन और एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कल इंशाल्लाह मैं आपको यहां से पढ़ाना शुरू करूंगा। इन्वेंटरी वैल्यूएशन कराऊंगा कल, छोटा सा चैप्टर है, फिर उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट कराऊंगा। तो कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।